आज हम कक्षा 12वीं इकाई 3 उत्पादन तथा लागत इस पाठ के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। पार्ट 1 में भी हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था। इस इकाई से 8 अंक के प्रश्न आएंगे, 4 अंक के वस्तुनिष्ठ और 4 अंक का एक प्रश्न। इस अनुसार आप जो 4 अंक के प्रश्न है वो लगभग 75 शब्दों की शब्द सीमा में लिखने का प्रयास कीजिए। ये है श्रेष्ठ, इसको चॉकलेट बहुत पसंद है और ये पढ़ाई के बाद चॉकलेट की फैक्ट्री शुरू करना चाहता है। अब कोई फैक्ट्री शुरू करना है तो उसे किस किस चीज की आवश्यकता होगी। किसी भी फर्म या उत्पादक को एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के बहुत सारे साधन लगेंगे, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम, संगठन है, साहस की आवश्यकता होती है। ये सभी साधनों के मूल्यों के योग को ही हम उत्पादन लागत कहते हैं। इसको यदि ये टॉफी की फैक्ट्री खोलना है तो ये सब चीजों पर खर्च करना पड़ेगा और ये जो खर्च होगा यही अर्थशास्त्र की भाषा में लागत कहलाता है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन, साहस, कच्चा माल है, ईंधन है, इन सब में जो भी पैसा खर्च होता है उसे हम अर्थशास्त्र में लागत कहते हैं। अल्पकाल में लागत, अल्पकाल यानी कम समय, छोटा समय, ऐसा समय जब बहुत अधिक समय, लंबा समय ना हो, कम समय में हमको जो लागत लगेगी वो कहलाएगी हमारी अल्पकाल में लागत। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ कारक स्थिर तथा कुछ कारक परिवर्ती होते हैं। कुछ साधन जैसे भूमि, पूंजी, मशीन या इमारत, इन्हें हम अल्पकाल में इनमें कमी या वृद्धि नहीं कर सकते। कारखाने की यदि हमें नई जमीन है, नई मशीन खरीद कर लगवाना है तो उसमें हमको तो बहुत अधिक समय लगेगा, जबकि अल्पकाल में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? अल्पकाल में। तो अल्पकाल में ये जो साधन होते हैं ये साधन कहलाते हैं स्थिर साधन और इस पर जो लागत लगती है उसे हम कहते हैं स्थिर लागत। अल्पकाल में कुछ साधन जैसे कच्चा माल है, श्रमिक है, इनमें उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये कहलाते हैं हमारे परिवर्तनशील साधन और इस पर जो लागत लगती है उसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। उत्पादन की मात्रा परिवर्तन होने पर इन लागतों में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप उत्पादन बढ़ाओगे तो कच्चा माल भी बढ़ा दोगे, श्रमिक की संख्या भी बढ़ा दोगे। यदि आपने उत्पादन कम कर दिया तो कच्चा माल भी कम हो जाएगा और श्रमिकों की संख्या भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है ये लागत बढ़ती जाती है और जब उत्पादन शून्य होता है तो ये लागत भी कैसी होगी? शून्य होगी। हम स्थिर लागत को तालिका और रेखा चित्र से भी समझेंगे। टॉफी बनाने की फैक्ट्री शुरू करने से पहले ही हमको मशीन, पैसा और भूमि या इमारत की आवश्यकता होगी। श्रेष्ठ को जब फैक्ट्री खोलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मशीन लाना पड़ेगा, कहीं पर एक भवन किराए पे लेना पड़ेगा। इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होगी? पूंजी की आवश्यकता होगी। यह लागत उत्पादन शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाएगी। जब उसकी चॉकलेट की फैक्ट्री शुरू हुई है इसके पहले ही इसको ये खर्च करना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाने पर और घटाने पर भवन का किराया, मशीन की लागत में कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए स्थिर लागत को हम क्या, इस लागत को क्या कहते हैं? स्थिर लागत कहते हैं। ये देखिए, चाहे टॉफी 0 बन रही है तब भी इसकी लागत कितनी होगी? 10 रुपए। और जब 5 टॉफियां बन रही हैं तब भी लागत कितनी है? 10 रुपए। यानी स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे उत्पादन शून्य हो चाहे उत्पादन अधिक हो। इसको रेखा चित्र में कैसे दिखा सकते हैं? एक्स अक्ष में हम उत्पादन ले लेंगे और वाई अक्ष में ये लागत ले लेंगे और ये आपको एफ बिंदु पे दिख रहा है ना, टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत, ये हमेशा स्थिर है। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब ये है कि जब उत्पादन शून्य है इसके बाद भी लागत कितनी आ रही है? 10 रुपए आ रही है। दूसरा है परिवर्तनशील लागत।
उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए कच्चा माल और श्रमिकों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं एवं उत्पादन कम करने के लिए इनकी मात्रा को कम कर सकते हैं। उत्पादन शून्य होने पर लागत शून्य हो जाती है और उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता जाता है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाती है। अभी मैंने बताया था कि उत्पादन यदि शून्य है तो कच्चा माल का भी उपयोग नहीं होगा और श्रमिक की भी आवश्यकता नहीं होगी। परंतु जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो कच्चा माल पर भी अधिक खर्च होगा और श्रमिकों की संख्या भी अधिक हो जाएगी। इसको रेखा चित्र में हम कैसे बता सकते हैं? इसमें भी वही हम एक्स अक्ष में ले लेते हैं उत्पादन और वाई अक्ष में हम ले लेंगे लागत। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है, ये देखिए वक्र ऊपर होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ता जा रहा है और लागत भी बढ़ती जा रही है, इसलिए ये वक्र ऐसा होगा। ये देखिए, जब उत्पादन शून्य है तो ये लागत क्या बता रही है? शून्य। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है लागत भी बढ़ती जा रही है। यानी ये कौन सी लागत है? परिवर्तनशील। इसमें क्या होता रहता है? परिवर्तन। हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर बताइए। स्थिर लागत उत्पादन के स्थिर कारकों पर खर्च की गई लागतें हैं। ये लागत कैसी है? स्थिर कारकों पर खर्च होती है। और परिवर्ती लागत कौन सी होती है? परिवर्ती कारकों पर जो खर्च होती है वो लागत कहलाती है परिवर्ती लागतें। हमने यहाँ देखा था ना परिवर्तनशील लागत में कच्चा माल और श्रमिक, वो कौन से कारक थे? परिवर्ती कारक थे। और स्थिर लागत किस पे खर्च कर रहे थे हम? स्थिर कारक कौन से थे? भूमि थी, पूंजी थी। इस तरह से ये स्थिर लागत कब खर्च करते हैं? स्थिर कारकों पर। स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि या कमी होने पर परिवर्तित नहीं होती। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना, सब में खर्च कितना था? 10 रुपए था, चाहे उत्पादन हो या ना हो। परिवर्ती लागतें उत्पादन में वृद्धि होने पर बढ़ती है तथा उत्पादन में कमी होने पर घटती है। स्थिर लागत तब भी स्थिर रहती है जब उत्पादन शून्य होता है। जब उत्पादन शून्य था तब भी स्थिर लागत कितनी थी? 10 रुपए थी। परिवर्ती लागतें शून्य होती है जब उत्पादन शून्य होता है। लागत कितनी थी? जब उत्पादन शून्य था तो परिवर्ती लागत भी क्या थी? शून्य थी। स्थिर लागत उत्पादन शुरू होने से पहले भी खर्च की जाती है। ये मैंने बताया था आपको कि आपको मशीन तो चाहिए है, भवन चाहिए, इस पे तो आपको पहले ही खर्च करना पड़ेगा। परिवर्ती लागतें केवल तब खर्च की जाती हैं जब उत्पादन शुरू होता है। जब उत्पादन शून्य है तो परिवर्ती लागत भी शून्य है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है लागत भी बढ़ती जाती है। फर्म की बिल्डिंग, स्थिर पूंजी, बीमा शुल्क, ये किसके उदाहरण हैं? स्थिर लागत के। और ये किसके उदाहरण हैं? परिवर्ती लागत के। कच्चा माल है, श्रमिक की मजदूरी है, बिजली है, परिवहन है, बिक्री कर है। बिक्री कर कब लगेगा? यदि आपका सामान बना है और बिकने के लिए गया है तभी कर लगेगा। यदि आपका सामान नहीं बिक रहा है तो आपको बिक्री कर नहीं लगेगा। तो इस तरह से स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में हम अंतर बता सकते हैं। इसका चित्र भी हमने देखा था। स्थिर लागत का ये था और परिवर्ती लागत में ये था। ये देखिए, ये आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाइए और ये खींच दीजिए, ये स्थिर लागत। और इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे? एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये आपका हो गया ये परिवर्ती लागत। यदि आप छोटा सा चित्र बना देते हैं तो आपको अंक अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों को समझाइए। अल्पकालीन लागत अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ कारक स्थिर तथा कुछ परिवर्ती होते हैं। इनके अनुसार अल्पकालीन लागतें दो घटक होते हैं। स्थिर लागत वह लागत जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित नहीं होती, स्थिर लागत कहलाती है। जैसे भूमि, भवन का किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन और बीमा।
दूसरा हमारा परिवर्ती लागत, वह लागत जो उत्पादन के स्तर बढ़ने पर बढ़ती है तथा उत्पादन कम होने पर घटती है, परिवर्ती लागत कहलाती है। ये हमने पिछले प्रश्न में ये दोनों पॉइंट को हमने पढ़ लिया है। इसका उदाहरण है कच्चा माल, श्रमिक मजदूरी और बिजली पर व्यय। दीर्घकालीन लागत, दीर्घकाल वह समयावधि है इसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, अतः दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। दीर्घकाल में समय अधिक होता है, इसीलिए उत्पत्ति के हम सभी साधनों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। दीर्घकाल में फर्म अपनी इच्छा व आवश्यकता अनुसार संयंत्र या प्लांट में परिवर्तन कर सकता है। मांग में परिवर्तन के अनुसार उत्पादन का पैमाना परिवर्तित होता है। जैसे इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने 10 साल पहले एक फैक्ट्री बनाना शुरू किया, एक फैक्ट्री शुरू की, तब मेरी जो फैक्ट्री थी वो छोटी थी। मान लो मैंने फ़ोन की फैक्ट्री शुरू की, तब फ़ोन की माँग कम थी। परंतु अब आने वाले समय में 5G फ़ोन की माँग, और हम जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत का चौथा स्थान है फ़ोन यूज़र में, और आने वाले समय में फ़ोन की माँग और अधिक बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर मैं अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर सकती हूँ। इसमें आधुनिक मशीनें लगवा सकती हूँ। यदि मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ। इस प्रकार दीर्घकाल में मैं माँग के अनुरूप अपने जितने उत्पत्ति के साधन हैं सब में परिवर्तन कर सकती हूँ। तो आप यहाँ ये समझ गए होंगे कि दीर्घकाल का समय मतलब लंबा समय, अधिक समय। अधिक समय में हम उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि अल्पकाल में कुछ साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ में परिवर्तन नहीं कर सकते। दीर्घकाल में क्या होता है, यदि मांग में कमी आने वाली है तो हम पूर्ति भी कम कर देंगे। किसी भी वस्तु की मांग में यदि कमी होगी तो पूर्ति भी हम कर देंगे। इसका एक उदाहरण यही समझ सकते हो कि कीपैड फोन जो आते थे इनकी मांग और कम होगी। यदि पहले जो कीपैड फोन आते थे इनकी मांग आने वाले समय में और कम होगी, तो इसका उत्पादन अब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यदि 5G फोन की डिमांड बढ़ रही है, मान लो आने वाले समय में 5G फ़ोन की डिमांड बढ़ रही है या माँग में वृद्धि होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी फैक्ट्री होंगी, वो सब इन्हीं 5G फ़ोन की का उत्पादन को बढ़ा देंगी, यानी इसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि दीर्घकाल का समय अधिक समय होता है, बहुत लंबा समय होता है, जिसमें हम परिवर्तन माँग के अनुसार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सीमांत लागत और औसत लागत में पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट कीजिए। किसमें, सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध। औसत लागत और सीमांत लागत में घनिष्ठ संबंध होता है। इसके लिए भी हम पहले डायग्राम ही बना लेंगे। आपको लगेगा कि मैडम हर प्रश्न के लिए डायग्राम बनवाती हैं, परंतु मेरा ये उद्देश्य है कि यदि आप डायग्राम समझ जाएंगे या आप डायग्राम का अभ्यास कर लेंगे तो आप पूरा उत्तर को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र कठिन जरूर है, परंतु यदि आप इस तरीके से आप विषय को समझेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, आप यहाँ पे ओ एक्स अक्ष है, ये ओ वाई अक्ष है, ये एसी है, एसी का मतलब है औसत लागत वक्र है, और ये एमसी है मतलब मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत है। ये दोनों किस बिंदु पर मिल रहे हैं, ई बिंदु पर मिल रहे हैं। अब इस चित्र को आप परीक्षा में कैसे बनाएंगे, आपको कॉपी में बनाना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये ओ 0 लिखिए, ये एक्स लिखिए, ये हो गया हमारा वाई अक्ष हो गया आपका। आप यहाँ पे सिंपल है यू आकार का आप क्या बना लिया, आपने एसी बना लिया। ये आपने एसी बना लिया। अब इसका जो निम्नतम बिंदु है, ये बात बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो निम्नतम बिंदु है, आप इससे आप ये बना दो और यहां से आप ये ऐसा बना दो। ये देखिए, ये हो गया हमारा एमसी। कॉपी में आपसे ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। ये मैं माउस से बना रही हूँ इसलिए बहुत क्लियरिटी से मैं नहीं बना पाती हूँ। कॉपी में आपको ये ट्रिक जो बता रही हूँ कि पहले आप एसी बना लीजिए और इसका ये जो नीचे का सबसे पॉइंट है, इससे आप दोनों तरफ एक और यू आकार का वक्र बना लीजिए। ये होगा आपका एमसी।
इसका पहला संबंध है औसत लागत और सीमांत लागत दोनों उत्पादन के कुल लागत के आधार पर निकाले जाते हैं। दोनों का आधार क्या होता है? कुल लागत। कुल लागत एसी मतलब औसत लागत बराबर क्या होता है? कुल लागत में उत्पादन की मात्रा में हम किसका भाग दे देंगे? उत्पादन की मात्रा का। कुल लागत में हम उत्पादन की मात्रा का भाग दे देंगे तो हम औसत लागत निकाल लेते हैं। इसी प्रकार सीमांत लागत कैसे निकालते हैं? कुल लागत में परिवर्तन और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन का भाग देने से हम क्या निकालते हैं? इसकी सीमांत लागत। तो आप ये यहाँ पे देखिए कि औसत लागत निकालने के लिए भी हमको कुल लागत चाहिए और सीमांत लागत निकालने के लिए भी हमको क्या चाहिए? कुल लागत। अगला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि होने पर जब औसत लागत घटती है, सीमांत लागत औसत लागत से कम रहती है। अर्थात यदि औसत लागत कम हो रही है तो सीमांत लागत और भी अधिक गति से कम होगी। यहाँ का जो चित्र है, ये जो दूसरा पॉइंट है आपका, ये केवल यहाँ से यहाँ तक के लिए है। जब औसत लागत, जब उत्पादन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो औसत लागत घटती है। औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत और अधिक गति से कम होती है। ये देखिए, औसत लागत जब कम हो रही है तब सीमांत लागत और भी अधिक गति से, ये देखिए एसी से और नीचे है ना, एमसी और नीचे है, तो ये और अधिक गति से कम होती है। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। अभी तक हमने क्या देखा था? एसी जब कम होती है तब एमसी और अधिक गति से कम होती है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है? औसत लागत जब अब बढ़ रही है, यहां से देखिए आप, औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत और अधिक गति से बढ़ती है। एसी से अधिक गति से कौन बढ़ रही है? सीमांत लागत। अर्थात औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत और भी तेजी से बढ़ेगी। सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु ई पर काटती है। सीमांत लागत औसत लागत का न्यूनतम बिंदु ये है ना, न्यूनतम बिंदु पर काटती है। कौन काटती है? सीमांत लागत। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो वह बिंदु सर्वोत्तम उत्पादन क्षमता बिंदु होता है। अर्थात उस बिंदु पर उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकता है। इसको हम क्या कहेंगे कि बिंदु ई पर सबसे कम लागत लगेगी और उत्पादन सबसे अधिक होगा। ये प्रश्न बहुत सरल है, अलग-अलग पॉइंट में है। बस आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आप ये एसी ऐसा बना लीजिए, ये बना लीजिए एमसी और 3 स्टेप में उसका उत्तर लीजिए, लिखिए। जब एसी कम हो रहा है, जब एसी कम हो रहा है, तब एमसी और अधिक गति से कम हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? जब एसी बढ़ रहा है, तब एमसी और अधिक गति से बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था? एसी के न्यूनतम बिंदु पर एमसी काटता है। एमसी कहाँ पर काटता है? एसी के न्यूनतम बिंदु ई बिंदु पर ये काटता है। और सर्वोत्तम उत्पादन कहाँ होता है? ई बिंदु पर। ई बिंदु पर लागत कम लगती है और उत्पादन अधिक होता है। लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं, समझाइए। लागत वक्र यू मतलब एसी। उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाती है। अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। परिवर्तनशील लागत वक्र प्रारंभ में गिरता है क्योंकि लागत ह्रास नियम लागू होता है, किंतु एक बिंदु के बाद लागत में वृद्धि होने लगती है। इसीलिए ये जो लागत वक्र है वो कैसा होता है? यू आकार का होता है। आप कॉपी में कैसे बनाएंगे? ये देखिए, यहाँ आप लिख लो उत्पादन और यहाँ आपने लिख लिया लागत। इसको हम कैसे चित्र बना लेंगे? बस आपको कुछ नहीं करना है, ये यू आकार का। ये हो गया हमारा लागत वक्र, एसी कर्व।
ये हमेशा किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। लागत वक्र की आकृति यू आकार का होने का महत्वपूर्ण कारण फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचतें हैं। आंतरिक बचतों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसके कारण कौन-कौन से हैं? पहला है श्रम संबंधी बचतें, तकनीकी बचतें, विपणन की बचतें और चौथा है प्रबंधकीय बचतें। पहला है श्रम संबंधी बचतें। जब उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से श्रम विभाजन संभव हो जाता है, जिसके कारण श्रमिक की कार्यकुशलता या उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है और सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। इसको आप उदाहरण से समझ लीजिए कि ये एक कपड़े सिलने वाला है। इसको कपड़ा काटने, सिलने, बटन लगाने और तुरपाई करने का काम अकेले खुद को करना पड़ता था। परंतु जैसे-जैसे इसकी डिमांड बढ़ने लगी, इसके कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी, तो ये क्या किया, अपने यहाँ 10 और लोगों को काम पर इसने लगा लिया। अब इसके यहाँ जो 10 कर्मचारी हैं, वो अलग-अलग काम में निपुण हैं। एक कर्मचारी है जो केवल कटिंग बहुत अच्छी करता है। 2 कर्मचारी हैं जो केवल सिलाई का काम करते हैं मशीन पे, 1 कर्मचारी है तुरपाई का काम करता है, 1 कर्मचारी है वो पूरी दुकान का मैनेजमेंट देखता है, ग्राहकों को देखता है और 1 कर्मचारी है जो केवल बटन है, काज है, ये सब काम करता है। तो कहने का मतलब है, जब ये कर्मचारी अकेले अपनी दुकान पे चारों काम या जितने काम थे सब स्वयं करता था, वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग कर्मचारी, स्पेशल कर्मचारी होंगे, तो इसका जो काम होगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा, जिससे उत्पादन इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लागत तो बढ़ेगी, परंतु जो उत्पादन लागत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा है तकनीकी बचतें। उत्पादन की तकनीक में सुधार करने पर बचतें प्राप्त होती है, उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। आधुनिक मशीनें, बड़े आकार की मशीनें इत्यादि तकनीकी बचतें हैं। ऐसी दशा में जब उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तब प्रति इकाई लागत कम आती है। जैसे उत्पादन बढ़ता है तो श्रमिक की जगह हम किसका उपयोग करने लगते हैं? मशीनों का उपयोग करने लगते हैं और जहाँ एक काम यदि 5 कर्मचारी या 6 कर्मचारी कर रहे हैं, वहाँ केवल 1 कर्मचारी मशीनों की सहायता से करता है, जिसके कारण से क्या हो जाती है? बचत हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तकनीकी बचत कहते हैं। तीसरा पॉइंट है विपणन की बचतें। जब कोई भी फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है, तो विक्रय लागतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है। जैसे विज्ञापन या प्रचार में व्यय 2 गुना नहीं करना पड़ता। जैसे एक कंपनी है, वो केवल इंक पेन बना रही है, तो वो अपना प्रचार तो करेगी और या प्रचार या विज्ञापन पर वो खर्च करेगी और अब ये वही कंपनी अपने फैक्ट्री से अलग-अलग तरह के, बहुत अलग तरह के पेन बना रही है। 10-15 वैरायटी के पेन बना रही है। अब इस एक पेन के विज्ञापन में भी उतना ही खर्च होगा और ये 10 तरह के पेन के विज्ञापन पर भी उतना ही खर्च होगा। तो इस तरह से ये जो विपणन की लागत है, उस पर वो क्या कर लेती है कंपनियाँ, बचत हो जाती है। जिसके कारण लागत वक्र कैसा होता है? यू आकार का होता है। प्रबंधकीय बचतें। उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्यय में कमी आती जाती है, जिसे प्रबंधकीय बचतें कहते हैं। एक कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसी कुशलता से कर सकता है जितना कि थोड़े उत्पादन का। एक मैनेजर है, चाहे फैक्ट्री छोटी सी हो या फैक्ट्री बड़ी हो, ये दोनों का काम बहुत अच्छे से संभाल सकता है। यदि इसकी फैक्ट्री छोटी सी है, तब भी इसको उतना ही पैसा देना पड़ रहा है और यदि ये फैक्ट्री बड़ी है, तब भी ये काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति अपना काम बहुत कुशलता से कर सकता है। इस तरह से भी लागत में कमी आती है। एक बार फिर से मैं दीर्घकाल के बारे में बताऊंगी क्योंकि अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। दीर्घकाल समय की उस अवधि को कहते हैं जब उत्पादन के सभी कारक परिवर्ती कारक होते हैं। दीर्घकाल में स्थिर कारक और परिवर्ती कारक
दोनों में वृद्धि करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि मुझे चॉकलेट का उत्पादन दुगना करना है तो मैं उत्पत्ति के सभी साधनों को बढ़ा सकती हूँ। ये बात आप भी समझ लिए होंगे कि जब दीर्घकाल है तो हम ये सभी साधनों को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो अगला हमारा प्रश्न है वो यही है, पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाया जाए तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि पैमाने का प्रतिफल का जो नियम है वो दीर्घकाल पर लागू होता है। कब लागू होता है? दीर्घकाल पे। उत्पत्ति हास्य नियम किस पे लागू हो रहा था? अल्पकाल में। जबकि पैमाने का प्रतिफल के नियम समझने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? दीर्घकाल का। अन्य बातें समान रहने पर दीर्घकाल में जैसे ही एक फर्म उत्पादन के साधनों में वृद्धि करती जाती है, वैसे ही प्रारंभिक अवस्था में यानी प्रथम स्टेज में साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में अधिक दर से बढ़ता है। इसके बाद में साधनों में की गई आनुपातिक वृद्धि के समान अनुपात में बढ़ता है और अंत में उत्पादन साधनों में की गई आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। देखिए, आप आगे सिद्धांत पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अभी हम तीनों चरण पढ़ेंगे, तीनों स्टेज पढ़ेंगे। दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की 3 अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, प्रारंभिक, द्वितीय और तृतीय। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम, जो पहली अवस्था है उसको हम कहते हैं पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल का नियम। दूसरा हमारा पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम और तीसरा है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल का नियम। देखिए, अर्थशास्त्र थोड़ा कठिन ज़रूर है, परंतु यदि आप 2-3 बार इसको अच्छे से समझेंगे, तो आपको बहुत सरल लगने लगेगा। ये जो पहला है, ये पहली अवस्था है, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। दूसरी अवस्था क्या है? पैमाने के स्थिर प्रतिफल और तीसरा है घटते हुए प्रतिफल। तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का अर्थ है कि साधन में वृद्धि, यदि हम साधन में कितनी वृद्धि कर दें? 20%, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाए? 25% वृद्धि हो जाए। यही कहलाता है पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल। जब हम साधन केवल 20% बढ़ा रहे हैं परंतु उत्पादन कितना बढ़ रहा है? 25%। तो आप भी यहां समझ गए कि पैमाने के ये क्यों कहला रहा है बढ़ते हुए प्रतिफल। इसको हम लिखेंगे कैसे? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम का अर्थ है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है उसकी तुलना में उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के लिए, उत्पादन के साधन में यदि हम 20% की वृद्धि करते हैं परंतु उत्पादन कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 25% वृद्धि हो रही है, तो यह पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति कहा जाएगा। इसको चित्र में देख लीजिए आप, ये बढ़ते हुए प्रतिफल का है। यहाँ ए से बी के बीच ज्यादा दूरी है, फिर कम है, फिर कम है। इसका क्या मतलब है? यहाँ ये मतलब है कि यहाँ साधन अधिक उपयोग हो रहा है परंतु उत्पादन कम हो रहा है। यहाँ उत्पादन कम हो रहा है, परंतु हम जैसे जैसे साधनों का उपयोग बढ़ा रहे हैं उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादन क्या हो रहा है? अधिक बढ़ रहा है। हम साधन केवल 20% बढ़ा रहे हैं जबकि जो उत्पादन हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है? अधिक 25% हो रहा है। दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। जैसे नाम से स्पष्ट है कि यदि मैं 20% साधन में वृद्धि करती हूँ तो उत्पादन में कितने परसेंट वृद्धि हो? 20%। ये कैसा प्रतिफल है? स्थिर प्रतिफल है। इसको आप कैसे लिखोगे? किसी उद्योग में जिस अनुपात में उत्पादन के साधन में वृद्धि की जाती है यदि उत्पादन के में भी ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन पैमाने के
स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत प्राप्त होता है। जैसे उत्पादन के साधनों में 20% वृद्धि करते हैं, तो उत्पादन में भी 20% की वृद्धि हो, तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। इसका चित्र कैसा है देखिए आप। AB बराबर BC बराबर CD, ये देखिए इनके बीच की दूरी कैसी है, 1C। का मतलब है साधन जितना बढ़ रहा है, उत्पादन भी उतना ही, उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। तीसरा है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। ये भी नाम से समझ रहे हो आप, घटते हुए प्रतिफल। हमने साधन कितना बढ़ा दिया, 20%, परंतु उत्पादन 20% नहीं बढ़ रहा, वो कितना बढ़ रहा है, केवल 10%। यानी हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, परंतु उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा। इसको हम कैसे लिखेंगे, उत्पादन के साधनों में किए गए आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन उत्पादन कम अनुपात में बढ़ता है, तब पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि किए जाने पर उत्पादन 10% से बढ़े, तो इसे पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति कहा जाएगा। इसका चित्र देखिए उल्टा है। AB के बीच से बड़ा BC है और BC से बड़ा क्या है, CD है। यानी हम साधन अधिक बढ़ा रहे हैं, परंतु उत्पादन उस तुलना में नहीं बढ़ रहा। उत्पत्ति के साधन हम कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, परंतु उत्पादन केवल कितने परसेंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा। तो इस तरह से हमको किसी भी वस्तु के उत्पादन में जब हम दीर्घ काल में उत्पादन बढ़ाते हैं, तो हमको 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, तो हमको बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होता है। फिर हमने और उत्पादन बढ़ाया, तो उत्पादन का समान प्रतिफल प्राप्त हुआ। हमने उत्पादन और बढ़ा दिया, तो हमको घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होता है। यानी एक ही चीज के उत्पादन में हमको 3 स्टेज मिलती है। पहला बढ़ते प्रतिफल, दूसरा समान प्रतिफल और तीसरी स्टेज आती है हमारे घटते प्रतिफल की। ये तीनों चित्र देख लीजिए आप। बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल का उल्टा चित्र है यहाँ पे घटते हुए प्रतिफल। ये देखिए यहाँ A B के बीच दूरी ज्यादा है, यहाँ A B के बीच की दूरी कम है। यहाँ C D के बीच की दूरी कम है, यहाँ C से D के बीच की दूरी अधिक है। आप इसको कैसे बना सकते हो, आप भी बना सकते हो बहुत सरलता से। ये देखिए बढ़ते हुए प्रतिफल में क्या ध्यान रखना है, पहले दूर रहेगा, फिर धीरे धीरे ये पास होता जाएगा। जबकि घटते हुए प्रतिफल में आपको कैसे बनाना है, पहले ये पास रहेगा, फिर धीरे धीरे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। समान प्रतिफल में तो आप स्केल से सीधे बना सकते हैं सबके बीच की एक समान दूरी। पहले डॉट बना लीजिए इनका, जिससे कि इनकी दूरी आपस में एक सी रहे। ये देखिए समान प्रतिफल। इस तरह से ये सभी प्रश्न पैमाने के प्रतिफल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी प्रश्न इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप अच्छे से कर लीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।